हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर अनुपम सिंह। मैं आपकी एजुकेटर अनुपम सिंह और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये पहला चैप्टर है क्लास 10th का और एग्जाम पास आ गए तो हम इसका करेंगे फटाफट से रिवीजन और कोशिश करेंगे कि सारी चीजें हमारी कवर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? एक्चुअली जो मैटर है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। वो हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में मैटर के बारे में। तो उसमें जो चेंजेस होते रहते हैं, इट कैन बी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं केमिकल चेंज की। तो जो केमिकल चेंज होते हैं उनको लिखना, उनको रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। राइट, पहली बात हमें ये केमिकल चेंज पता कैसे चलेंगे कि कोई चेंज हो रहा है कि वो फिजिकल है या केमिकल। उसके लिए हमें इन 4 बातों का ध्यान रखना है। अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है, चेंज इन स्टेट का मतलब स्टेट आपको पता है लिक्विड, सॉलिड और गैस होती है। तो अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट। तो अगर चेंज इन स्टेट होगा तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि केमिकल चेंज हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है। फिजिकल चेंजेस में भी आपने स्टेट चेंज देखा है, जैसे आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ओके, तो अभी ये पहली कंडीशन है कि यहां पर केमिकल चेंज हो सकता है, चेंज इन स्टेट। ओके, दूसरी बात है चेंज इन कलर ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द चेंज जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर चेंज हो सकता है। मतलब रिएक्टेंट के कलर से प्रोडक्ट का कलर डिफरेंट हो सकता है, कोई नया कलर वहां पे आपको दिखाई देगा, तो उसे कहेंगे चेंज इन कलर। अगर चेंज इन कलर हो रहा है तो देयर इज अ केमिकल चेंज। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कोई गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, कोई गैस निकल रही है रिएक्शन में, जैसे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी केमिकल चेंज को दर्शाता है। और फोर्थ हमारा हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कैसे कि आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट की और उस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। अभी हम बात करेंगे ऐसी रिएक्शंस की, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, या फिर कुछ रिएक्शंस को हम करते हैं तो उन्हें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, टेम्परेचर देना पड़ता है, लाइट देनी पड़ती है। ओके, तो इसे हम कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हम इसमें से कोई भी फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या है, वो केमिकल चेंज है। और इस केमिकल चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से। तो केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं? मान लीजिए कि मैंने ये 2 चीजें ली हैं, एक A लिया और एक B लिया और इनकी हमने कराई रिएक्शन। ओके, और बन गया C। तो रिएक्शन, पहली बात रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में कहूं तो रिएक्शन होता है ओल्ड बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन। मतलब कि A के अंदर के जो पुराने बॉन्ड होंगे, B के अंदर के जो पुराने बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे और A और B इस तरह से अरेंज होंगे, इस तरह से अरेंज होकर एक नए बॉन्ड बनाएंगे कि वहां पर C हमें दिखाई देगा, C मिल जाएगा। तो पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड के फॉर्मेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें कैसे बॉन्ड टूटते हैं, कैसे बॉन्ड नए बनते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हम रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, केमिकल रिएक्शन को। हमें एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, हमें कहा कि A और B आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, C बना रहे हैं। तो A और B जो रिएक्शन करते हैं, आपको पता है उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और उनको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। ओके, फिर हम एरो लगाते हैं जो ये शो करता है कि अच्छा प्रोडक्ट बनेगा इस साइड, राइट हैंड साइड पर, और हम लिखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट। तो जो हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया ABC, लेकिन जब हम किसी मान लो आपकी जो NCERT है उसमें जो पहला ही एग्जांपल है वो मैग्नीशियम को बर्न किया हुआ है, जैसे है ना, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हमने बर्न किया। तो मैं उस इक्वेशन को अगर लिखूं तो एक है लिखने का तरीका वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन की मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको एग्जाम में ऐसे वर्ड इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इसको रिप्रेजेंट करिए इक्वेशन की फॉर्म में। मतलब आपको वहां पे केमिकल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो इसे इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड की फॉर्म में मैंने लिख दिया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब हम इसका लिखेंगे फॉर्मूला इक्वेशन। फॉर्मूला इक्वेशन में
फिर मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला लिख लेंगे, ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला लिख लेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला हम लिख लेंगे। केमिकल फॉर्मूला लिखना हमने सीख लिया था क्लास 9 में। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ओके, यहां तक लिखने के बाद अभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को करना पड़ेगा बैलेंस। और बैलेंस क्यों करना पड़ेगा और बैलेंसिंग क्या होती है, अब हम उसकी बात करते हैं। देखो, ये एक रूल है, एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जितने एलिमेंट के जितने एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, एलिमेंट के उतने ही एटम प्रोडक्ट में बनेंगे, और जो एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वही एलिमेंट प्रोडक्ट में भी आपको दिखाई देगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने रिएक्शन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया है बेटा, तो प्रोडक्ट में आपको यहाँ नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही एलिमेंट होने चाहिए, बस वो रीअरेंज हो गए होंगे, उनमें उनके बीच में एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया होगा। ओके, तो एलिमेंट के नंबर सेम होने चाहिए, मैंने आपको ये बोला। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है। ओके, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 ही एटम है, तो ये रिएक्शन इसका मतलब बैलेंस नहीं है, तो हमें इसको करना पड़ेगा बैलेंस, क्योंकि हम फॉलो करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कैसे बैलेंस करेंगे, मैग्नीशियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, मैग्नीशियम का 1 और ऑक्सीजन का 1, तो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन के 2 एटम कर देती हूँ। ठीक है, अब ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, बिल्कुल ऑक्सीजन के 2 एटम है। मैग्नीशियम के इधर 2 एटम है लेकिन इधर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर मैंने 2Mg लगा दिया। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। ओके, बैलेंसिंग की डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन। आप लोगों को आती होगी, अगर नहीं आती तो आप डिटेल वीडियो पे देख सकते हैं। ओके, इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, अभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट स्टेप है फिजिकल स्टेट, मतलब हमें ये लिखना होगा वहां पे कि रिएक्टेंट ने किस फिजिकल स्टेट में रिएक्ट किया है और प्रोडक्ट जो बना है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, यानी कि वो लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, एक्वस है या प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है। ओके, तो इसकी फिजिकल स्टेट में लिखूं अगर, तो मैग्नीशियम, क्योंकि मैंने मेटल लिया था, जो मेटल है वो जनरली सॉलिड है, मैग्नीशियम एक सॉलिड मेटल होता है, तो सॉलिड फॉर्म में लिया मैंने इसको। ऑक्सीजन की स्टेट होती है गैसियस स्टेट, गैस की फॉर्म में हमने ऑक्सीजन को लिया। इन दोनों ने रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड पाउडर बनाया, तो मैंने यहाँ सॉलिड लिख दिया। ओके, अगर यहाँ पर रिएक्शन के अंदर कोई आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया होता, एक्वस सॉल्यूशन समझते हैं, पानी के अंदर अगर हम किसी चीज को घोलकर उसका सॉल्यूशन बना दें तो उसको एक्वस कहते हैं, तो वहां पर हम AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई लिक्विड होता तो हम उसको लिक्विड लिखते हैं, L से शो करते हैं, गैस के लिए G, सॉलिड के लिए S, और प्रेसिपिटेट को हम सॉलिड भी लिख सकते हैं, PPT भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गई फिजिकल स्टेट। इसके अलावा एक चीज और होती है, कई रिएक्शन में स्पेशल कंडीशंस भी होती है, यानी कि उस रिएक्शन में आपको दिया हुआ होता है कि ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ओके, या फिर किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हो रही है, आपको हीट देनी पड़ रही है, या कोई प्रेशर है, या कोई कैटलिस्ट है, तो वो जो स्पेशल कंडीशन है वो आप जो ये एरो लगाएंगे, इस एरो के ऊपर या नीचे लिखेंगे जब हम रिएक्शन को लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, जिसमें हमने क्या किया है, रिएक्टेंट इधर लिए हैं, इधर हमारा प्रोडक्ट आ गया। ओके, रिएक्शन को हमने लिख दिया फॉर्मूले की फॉर्म में, हमने रिएक्शन को बैलेंस भी कर लिया। बैलेंस देखो, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन। ओके, हाइड्रोजन 2 2 4, 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 3 and 1 4 हाइड्रोजन है। यस, ऑक्सीजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम। रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट चीज, फिजिकल स्टेट लिखी है इस रिएक्शन में। यस, कार्बन मोनोऑक्साइड है गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन भी गैसियस है, और जो हमारा मिथाइल अल्कोहल बना है CH3OH, ये लिक्विड फॉर्म में, तो हमने लिखा हुआ है। उसके बाद ये रिएक्शन एक स्पेसिफिक प्रेशर पर होती है, एक स्पेसिफिक कंडीशन में होती है, दैट इज 340 ATM। ATM जो बेटा है ये प्रेशर की यूनिट है, ठीक है, तो ये ATM जो है वो प्रेशर की यूनिट है, तो वो हमने इसके यहाँ पर एरो के ऊपर जो स्पेसिफिक कंडीशन है इस रिएक्शन की वो लिखी। तो दिस इज द टोटल रिप्रेजेंटेशन, होल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके,
नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उनको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इनऑर्गेनिक की मैं बात कर रही हूँ, ऑर्गेनिक की हम बात करें कार्बन वाले चैप्टर में। ओके, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओके, वन बाय वन हम देखते हैं क्या होता है कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आ रहा है, कंबाइन हो जाएंगे। जब 2 या 3 रिएक्टेंट आपस में जुड़ जाए, ठीक है, आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, 2 रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। ध्यान रखेंगे कॉम्बिनेशन में हमेशा प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ये पहचान है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो एक प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, दूसरी आप एक और रिएक्शन देखो, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आपने वाटर मिला दिया, कैल्शियम ऑक्साइड समझते हैं क्या होता है, इट इज ए क्विक लाइम। क्विक लाइम में अगर आप वाटर डालते हैं तो स्लेक्ड लाइम मिलता है, लाइम वाटर मिलता है, जिसको आप कहते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये वाली भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, ये वाली भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? वो रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है, प्रोडक्ट साइड आपको हीट मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हीट कैसे आपको मिलेगी कि रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इसे ही हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और रिएक्शन देखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बना रहा है, यहाँ पर भी एक सिंगल ही प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट है। तो जब 2 या 3 रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उन रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मैंने इस बोर्ड पर सारी वो रिएक्शंस लिख दी हैं जो आपकी एनसीईआरटी की नोटबुक में, एनसीईआरटी की बुक में दी हुई हैं। आप इस स्लाइड का ले लेंगे स्क्रीनशॉट और आपका ये एक ही पेज पर सारी रिएक्शंस आ जाएंगी। ओके, आप ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, पॉज करके वीडियो को, और आपकी सारी रिएक्शन एक ही पेज पर आ जाएंगी। ठीक है, और फिर आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो कई प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट बन रहा था, डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है वो टूट रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। ठीक है, तो अब जो डीकम्पोजिशन है इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है टेम्परेचर की, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हमें कोई चीज तोड़नी है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। ओके, तो ये जो एनर्जी है वो 3 तरीके से दे सकता है। यानी कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल यानी कि आप उसको हीट कर रहे हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, वो भी हम आप एक फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं। ओके, और थर्ड है फोटोलाइटिक, यानी कि आप उसको सनलाइट में रख रहे हो, सनलाइट से रिएक्शन को स्टार्ट करा रहे हो, हीट सनलाइट की फॉर्म में दे रहे हो। तो आपने इन तीनों रिएक्शन में, मतलब डिकम्पोजिशन की जो तीनों कैटेगरी है, थर्मल, फोटोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, तीनों में हमने एनर्जी दी है। दैट्स व्हाई दीज रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, हमने पहले बात की थी एक्सोथर्मिक की, अब हम बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट अब्सॉर्ब की जाती है। ठीक है, हीट कौन अब्सॉर्ब करता है? रिएक्टेंट अब्सॉर्ब करता है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं थर्मल की। थर्मल डिग्रेडेशन बोलो आप इसको, या थर्मल डीकम्पोजिशन बोलो। इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मार्बल भी बोलते हैं इसको। ओके, इसको हम हीट करेंगे तो क्विक लाइम मिलेगा, CaO मिलेगा और CO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, अच्छा, ये CO2 गैस जो रिलीज होती है इसका भी हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस CO2 गैस को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, यानी कि लाइम वाटर में पास करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। उसकी रिएक्शन मैं लिख रही हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ मैं रिएक्शन। जो ये CO2 है, ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी में बेटा गिवन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और आपको मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, इसकी वजह से, ये व्हाइट कलर का होता है, इसकी वजह से मिल्कीनेस आ जाती है लाइम वाटर में। तो एक कंफर्मेशन टेस्ट होता है कि यहाँ इस रिएक्शन में CO2 इवॉल्व हुई है। ओके,
नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, FeSO4 आयरन सल्फेट को हम हीट कर रहे हैं तो मिल रहा है Fe2O3, SO3 और SO2। देखो रिएक्टेंट एक है, आपने टेम्परेचर दिया, थर्मल डिग्रेडेशन, क्या कह रहे हैं, थर्मल डिग्रेडेशन, और ये टूट गया, ठीक है, प्रोडक्ट्स में टूट गया, हमें यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स मिल गए। इसी तरह लेड नाइट्रेट को आप हीट करेंगे, लेड ऑक्साइड मिलेगा, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हुई दिखाई देंगी, वो फ्यूम्स होती है NO2 की। ओके, तो यहाँ पे देखो आप कलर चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हमने कहा था ना केमिकल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर चेंज हुआ, इवोल्यूशन हुआ गैस का, NO2 निकल रही है, O2 निकल रही है। ओके, तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, राइट। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिग्रेडेशन की। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन का जो एग्जांपल है वो है वाटर का, हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेते हैं। इसकी एक एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी हुई है, आपने एक प्लास्टिक का मग लिया, उसमें एनोड और कैथोड लगाए, वाटर उसमें एज अ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है वो वाटर लिया आपने और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसेस मिल जाएंगे टेस्ट ट्यूब में। ओके, जो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन मिलेगी और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलेगी। ये क्यों मिलेगी? क्योंकि आपने रिएक्शन लिखी है, बैलेंस की है, तो आपको बैलेंस फॉर्म में पता चल रहा है कि 2:1 की रेशियो में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। फिर एक और रिएक्शन है दैट इज फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। इस रिएक्शन में क्या होगा, आप वॉच ग्लास होती है उसमें आप AgCl को रखते हैं और उसको सनलाइट में रख देते हैं, तो आपको क्या मिलता है, सिल्वर, वहां पे शाइनिंग दिखाई देने लगती है, चमक दिखाई देने लगती है, क्योंकि सिल्वर का फॉर्मेशन हो जाता है, AgCl टूट जाता है सिल्वर में और Cl2 गैस में, Cl2 गैस निकल जाएगी और Ag वहां पर सिल्वर चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। एक और एग्जांपल है इसका कि आपने सिल्वर ब्रोमाइड लिया, इसको भी आपने वॉच ग्लास में रखा, तो यहां पर आपको सिल्वर मिलेगा और Br2 गैस मिलेगी। ओके, अब जो ये सिल्वर मिलेगा और ये जो Br2 मिलता है, ये वाली जो रिएक्शन है ये आप याद कर लेंगे, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल है किसका कि हम इसको यूज करते हैं फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ओके, तो हमने यहाँ पे बात कर ली कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, डीकंपोजिशन रिएक्शन की और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की मैं एक बात और यहाँ पे आपको बता दूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और मेन एग्जांपल होती है कंबशन रिएक्शन। जो कंबशन रिएक्शन होती है ये एग्जांपल होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। कैसे? कंबशन का मतलब होता है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करो, ऑक्सीजन में जलाएंगे जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हम उनको ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं, तो जब हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो जो कार्बन होगा वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा का सारा जो हाइड्रोजन होगा वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है। कंबशन रिएक्शन का हम बहुत जगह यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, एनर्जी जहां हमें जरूरत होती है वहां पर हम कंबशन रिएक्शन यूज करते हैं। और एक और रिएक्शन रेस्पिरेशन की रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है, इट इज द एग्जांपल ऑफ कंबशन, इट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि जब रेस्पिरेशन के से जो फूड होता है हमारे अंदर, जब वो फूड बर्न होता है, जो ग्लूकोज बर्न होती है, हमने रेस्पिरेशन में जो हमने इनहेल करी ऑक्सीजन, उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज बर्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो एनर्जी मिलेगी वो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटी के लिए। तो दीज आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद हम तीसरी मेन कैटेगरी पर आते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ रहे हैं कि एक ने किसी दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, डिस्प्लेस, दूसरा पहले वाला दूसरे को डिस्प्लेस करेगा कब? वो तब करेगा जब ये ज्यादा ताकतवर होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। और इसकी ताकत या इसका स्ट्रांग होना हमें कहां से पता चलता है? इसके लिए केमिस्ट्री में दी होती है एक रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में, आपको बनी हुई है वहां पे, मेरी वीडियो में भी आपको मिल जाएगी और याद करने का तरीका भी वहां से आप देख लेंगे। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज को हम लर्न करेंगे तभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाएंगे। ओके, तभी हमें पता चल पाएगा कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जैसे जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट का कैसा सॉल्यूशन है? दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है।
आयरन आपको पता है ग्रे कलर का होता है। आयरन मान लो नेल लिया आपने, आयरन नेल, और उसको कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया जो कि ब्लू कलर का था। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है उसका जो ब्लू कलर है वो वैनिश हो जाएगा। क्यों हो गया वैनिश? क्योंकि वो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो कॉपर की वजह से था, उसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया क्योंकि आयरन ज्यादा ताकतवर था, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर था, तो इसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, खुद उसकी जगह पर आ गया, FeSO4 का सॉल्यूशन बना दिया, और जो कॉपर है वो ब्राउन कलर का वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो जो हमने पहले ग्रे कलर की नेल डाली थी अब वो ब्राउन कलर की हमें दिखाई देने लगती है। ये एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी आपके मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी है, इस चैप्टर में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ओके, इसी तरह जो हमने जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ कराई, इट इज एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पर भी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, राइट। लेड की रिएक्शन हमने कॉपर क्लोराइड के साथ कराई, तो PbCl2 मिल जाएगा हमें और कॉपर हमें अलग हो जाएगा, मिल जाएगा अलग से। लेकिन अगर मैं कॉपर की रिएक्शन FeSO4 से कराऊं तो देयर विल बी नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से नीचे है, कम ताकतवर है, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है? ताकतवर होना, और वो कैसे पता चलता है? रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं? इट इज एक्सचेंज ऑफ आयन। यहाँ पर तो एक सॉलिड लिया था आपने और एक एक्वस लिया था सॉल्यूशन, यहाँ पर दोनों आप एक्वस फॉर्म में ले रहे हो, ठीक है, तो दोनों एक्वस फॉर्म में ले रहे हो। सोडियम का भी आयन है सॉल्यूशन के अंदर, सल्फेट का भी आयन है सॉल्यूशन के अंदर, बेरियम का भी आयन है और क्लोराइड का भी आयन है, ठीक है। तो अब ये जो आयन होते हैं वो उनमें एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि जो सल्फेट का आयन है वो बेरियम के साथ चला जाएगा और क्लोराइड का आयन सोडियम के साथ चला जाएगा, तो मिल जाएगा आपको BaSO4 और NaCl। तो जो ये BaSO4 मिला दैट इज व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, ये मिल जाएगा आपको, और NaCl सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो जो ये BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जब रिएक्शन होगी कैसे पता चला? जब हमें मिला व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है इसकी बात करते हैं। जब किसी भी रिएक्शन में आपको प्रेसिपिटेट मिलता है तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अगर आपको कह रहा है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, व्हेन वी गेट प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग द रिएक्शन, ओके, तो उसे हम उस रिएक्शन को कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो एक सॉलिड सेटल डाउन हो जाएगा सॉल्यूशन में, एक जो सॉलिड पार्टिकल जो होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ओके। तो ये हो गई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट का, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये पहली ही एक्टिविटी है आपके, सेकंड एक्टिविटी है सॉरी एनसीईआरटी में। तो लेड नाइट्रेट में आप KI सॉल्यूशन डालते हो तो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, इट इज ऑल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओके। PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट मिलता है और साथ में मिलता है KNO3। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, प्रेसिपिटेशन का भी एग्जांपल है, और एक और एग्जांपल है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप चेंज इन कलर का एग्जांपल दो कि भाई केमिकल चेंज हो रहा है इस रिएक्शन में, ठीक है, तो आप बता सकते हैं यस देयर इज अ चेंज इन कलर, तो इट इज अ केमिकल चेंज, इट इज अ केमिकल रिएक्शन, ओके। यहाँ पर भी चेंज इन कलर है, यहाँ पर भी चेंज इन कलर है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, और वो है हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इट इज अ लास्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम देखते हैं क्या होता है कि हमने कॉपर लिया, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया। एक्चुअली कॉपर ना बर्न नहीं होता, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन की अपने ऊपर लेयर लगा लेता है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर लग जाती है, और वो ऑक्सीजन की लेयर ऐसे नहीं लगती, कॉपर ऑक्साइड की लेयर लग जाती है। यानी कि जो ये कॉपर होता है ब्राउन कलर का, इसके ऊपर आ जाती है ब्लैक कलर की कोटिंग, और वो जो कोटिंग होती है ना वो कॉपर ऑक्साइड की होती है, CuO की होती है। चलो मैम ये तो आपने ना ये तो रिएक्शन बता दी, ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, ओके। ऑक्सीजन का जुड़ना रिएक्शन में ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। देखो नाम से समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का हुआ है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, कॉपर में जुड़ गया है ऑक्सीजन। अब इस कॉपर ऑक्साइड पर आपने हाइड्रोजन गैस पास की,
तो आपको मिलेगा ब्राउन कलर का कॉपर और साथ में वाटर मिल जाएगा। तो अब इस कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गई है, हाइड्रोजन निकल गई है, ठीक है। हाइड्रोजन अगर निकल गई है तो क्या हुआ है इसका, हाइड्रोजन अगर निकल गई है, सॉरी ऑक्सीजन निकल गई है, सॉरी इसमें से ऑक्सीजन निकल गई है, कॉपर रह गया खाली, इसने ऑक्सीजन निकाल दी है, तो ये हो गया इसका रिडक्शन। क्या हुआ ये इसका रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का एडिशन, ओके, इसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। और दूसरा आप एक और याद कर सकते हैं, हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन होता है, राइट। उधर हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल, इसको हम कहते हैं क्या, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन हम किसे कहेंगे, अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। देखो इस रिएक्शन में, पर्टिकुलर इन दिस रिएक्शन, CuO में से ऑक्सीजन निकल गई, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ओके जी, ऑक्सीजन निकल गई, हमने कहा ऑक्सीजन का जो रिमूवल हुआ दैट इज रिडक्शन, यस रिडक्शन हुआ इसका। और हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू H2O, हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन आकर जुड़ी है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है वाटर में, और CuO का, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है कॉपर में। हमेशा याद रखेंगे जब भी आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखेंगे वहां पे सिर्फ रिएक्टेंट पार्ट का ही लिखेंगे, प्रोडक्ट वाला पार्ट नहीं आएगा, रिएक्टेंट वाले पार्ट का ही तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, ठीक है। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट आप समझते हैं, जो किसी का कोई काम कराता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जो किसी का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन। जब वो किसी का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अपना क्या हो जाएगा, उनका रिडक्शन हो जाएगा, उनको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे इस केस में कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है, तो इसका अपना तो रिडक्शन हुआ है, लेकिन इसने ऑक्सीजन किसको दे दी थी, हाइड्रोजन को दे दी थी, तो हाइड्रोजन का क्या है इसमें, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड है इस केस में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, क्योंकि ये अपने आप रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा रहा है। वहीं हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन इसमें से ऑक्सीजन को लेकर अपना तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, और कॉपर का करा रहा है रिडक्शन। तो जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जैसे इस रिएक्शन में एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है साइमल्टेनियसली, तो इसको, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जब एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो, दूसरी स्पीसीज का रिडक्शन हो, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। बेटे ये टर्म भी आप याद रखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है, कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर ली, डिकम्पोजिशन की हमने बात कर ली, ये डिकम्पोजिशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आप रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, को ध्यान रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, उसमें हमने ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। और मेन चीज क्या याद रखनी है, ऑक्सीडेशन, क्या चीज ऑक्सीडाइज हुई है, क्या चीज रिड्यूस हुई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब के आंसर सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड से ही आएंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर प्रोडक्ट ऑप्शन में दे रखा है तो वो ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। इसके अलावा हमने पढ़ा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक में एक स्पेशल केस भी किया, दैट इज कंबशन रिएक्शन। इसके बाद हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की भी बात की, जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है, उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जैसे कि बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट, PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट। ये तो हुआ रिएक्शंस के बारे में। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में 2 और टॉपिक हैं, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। कोरोजन भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। कोरोजन में क्या होता है कि जो मेटल है जब वो मॉइस्चर के, एसिड के कांटेक्ट में आती है तो जो उसकी ऊपर वाली लेयर होती है उसका कलर चेंज हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे ईटन अप होती है, मतलब धीरे धीरे वो खत्म होने लगती है, क्योंकि जो उसकी ऊपर वाली लेयर है वो फ्लेकी हो जाएगी। उस लेयर को आप हटा दो, फिर उससे नीचे वाली जो लेयर है
वो अब ऊपर आ गई ना, अब वो फ्लेकी होने लगेगी, तो धीरे धीरे मेटल खत्म होती जाती है इस प्रोसेस में। ये केमिकल रिएक्शन होती है कोरोजन। तो जो कोरोजन होता है इसमें एक पार्ट होता है रस्टिंग, इसका एक और सब पार्ट है दैट इज रस्टिंग। रस्टिंग स्पेसिफिकली कहते हैं हम जब वो आयरन में होती है। आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग है जब वो फ्लेकी सब्सटेंस में, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं रस्टिंग। और वो जो फ्लेकी सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड रस्ट। वो क्या होता है, Fe2O3 into XH2 मॉइस्चर से रिएक्ट करके आयरन की जो ऊपरी लेयर है वो आयरन ऑक्साइड बनाती है, रस्ट बनाती है, जिस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा भाई सिल्वर है वो काली पड़ गई, काली हो गई। वो क्यों हो गई काली, क्योंकि उसने सल्फर जो एनवायरमेंट की सल्फर है उससे रिएक्ट करके Ag2S की ब्लैक लेयर बना दी सिल्वर के ऊपर। ठीक है, ये भी एक कोरोजन का एग्जांपल है। कॉपर है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, पड़ा पड़ा क्यों हो जाता है, उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है एनवायरमेंट की और कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना देता है। तो ये भी कोरोजन का एक एग्जांपल है। कोरोजन को हम कैसे बच सकते हैं इससे, ये हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में। वैसे आपको पता ही है, पेंट कर देंगे, उसके ऊपर ऑयलिंग करेंगे, ग्रीजिंग करेंगे, गैल्वेनाइजेशन करेंगे, एनोडाइजिंग करेंगे, ये सारी टेक्निक है कोरोजन से बचने की। फिर एक लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, हम लोग खा रहे हैं चिप्स के पैकेट, कोई नमकीन खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, वो क्या हुआ थोड़े टाइम बाद अगर हम उसको खोल नहीं रहे हैं, रखा रखा क्या हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो जो ऐसे पैकेट फूड होते हैं उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उनकी स्मेल आने लगेगी। उसका रीजन क्या है, उसमें जो फैट या ऑयल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, धीरे धीरे रखे रखे क्या हो जाता है, उसका फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। जो स्मेल आने लगी, जो टेस्ट खराब हो गया, और जिसका रीजन क्या था, फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस पैकेट के अंदर, उस फूड सब्सटेंस के अंदर हम क्या डालते हैं, हमें क्या डालना होगा, एंटीऑक्सीडेंट। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं मार्केट में, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये याद रखेंगे जो चिप्स के पैकेट आपने देखा होगा काफी फ्लफी होते हैं वो, तो उस चिप्स के एक पैकेट के अंदर डाल दी जाती है नाइट्रोजन गैस, जिससे आपके जो चिप्स हैं वो कुरकुरे बने रहे, उनमें स्मेल ना हो, उनका जो फैट है, जो ऑयल है वो ऑक्सीडाइज ना हो। ओके, दूसरा आप फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं तब भी उसमें से फिर स्मेल नहीं आती है, जो उसका फैट, उसमें रेंसिडिटी नहीं होती, राइट। तो ये सारे जो मेथड है हम यूज करते हैं अपने फूड को रेंसिडिटी से बचाने के लिए। तो भाई ये हो गया सारा टॉपिक आपका, ये चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यहाँ पर खत्म हो गया। आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और पढ़ते रहिए तब तक और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।